एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th 12th कॉम्पिटिटिव फर्स्ट ग्रेड सारे ही लेवलों में आता है और इसके एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट आते ही आते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी वैलेंस बेस्पर थ्योरी को समझेंगे। बेस्पर थ्योरी को सिडबैक और पॉवेल ने डेवलप किया था 1940 में और बाद में जिलिप्सी और नाइलॉम ने इसको 1957 में मॉडिफाइड किया। इस बेस्पर थ्योरी में ये क्या कहता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर से डिसाइड करेंगे। नोट, जब हम हाइब्रिडाइजेशन या शेप डिसाइड करेंगे तो पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन का टेक्निकली कोई यूज नहीं करते, लेकिन कोई ट्रिक हो तो उसमें ऐसा पॉसिबल है कि हमने पाई बॉन्ड से किया हो, और मैं भी करूंगा आगे। दूसरी बात इसमें क्या कहता है कि जो एटम सेंट्रल एटम के चारों तरफ रहते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो। देखते हैं एग्जाम्पल। बेरिलियम में दो क्लोरीन अटैच हैं जो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना पसंद करेंगे और 360 डिग्री के सर्कल में 180 डिग्री ही वो एंगल होगा जिस पर इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। जबकि BCl3 में तीन ग्रुप है, इसलिए 360 डिग्री एंगल में 120 डिग्री ही वो एंगल होगा जिस पर ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना पसंद करेंगे। अब आई मीथेन की एग्जाम्पल। मीथेन में चार एटम है, इसलिए प्लेनर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्लेनर और दूसरी स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगी। नॉन प्लेनर का मतलब है कि एक ग्रुप दूसरे प्लेन में होगा। मीथेन की इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल 109 का है, जबकि मीथेन की इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। तो अब 11th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि मीथेन की टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में से कौन सी ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल हो। हम जानते हैं कि जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मीथेन की इसका मतलब हुआ कि मीथेन की कौन सी ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होगी? ये वाली, ये ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं, जो शेप है वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई, शेप हुई, तो फिर हम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर वापिस हम लौट के आते हैं। एग्जाम्पल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर। जबकि मीथेन की हमने अभी अभी डिस्कस करी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई और लॉन पेयर प्रेजेंट है तो फिर लॉन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और डिस्टॉर्टेशन या जो अपने एंगल से इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि रिपल्सन कितना है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लॉन पेयर में होता है, जो हम H2O में देख सकते हैं। H2O में दो लॉन पेयर होते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड होकर बी शेप्ड हो जाती है। टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड होकर बी शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का के अप्रॉक्स हो जाता है। अब दूसरा रिपल्सन का ऑर्डर है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अमोनिया में एक लॉन पेयर है, इसलिए अमोनिया की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड होकर पिरामिडल हो जाती है। अमोनिया की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड होकर पिरामिडल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर है। जबकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, मतलब अगर लॉन पेयर नहीं है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगी, और इसका एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल sp3 की स्ट्रक्चर होगी और जो है टेट्राहेड्रल। पर बच्चे को यहाँ आके डाउट हुआ
कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम यहां से चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने वाले पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक एलिमेंट की डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और फिर रिएक्ट करने के बाद वो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाती हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एलिमेंट की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर वो बाद में दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगी। हाइब्रिडाइजेशन के कई सारे कंसेप्ट हैं और ये कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव के बच्चों के काम आता है कि जो एंगल है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स एंगल बोलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। जो कॉस थीटा है मतलब एंगल वो 1/m के इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे m का मतलब है कितनी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है p, एक, इसलिए इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। जबकि sp2 में m की वैल्यू कितनी होगी 2, इसलिए cos थीटा की वैल्यू 120 होगी। इसको हम लेटर और डिटेल में देखेंगे, पर अभी हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने। हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने का ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है जो अब रह गया। इसमें हम क्या करते हैं कि बॉन्डेड एटम देखते हैं। हम इसमें बॉन्डेड एटम देखते हैं सबसे पहले कि कितने बॉन्डेड एटम, फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस साइन, फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस क्या है, माइनस है यहाँ पर चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। जो सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े हुए हैं उन पर चार्ज कितना होगा, और फिर चार्ज ऑन मॉलिक्यूल प्लस माइनस। अगर माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे और प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं SO2 का, ठीक है। मैंने कई फॉर्मूले ट्राई किया कि मैं पहले करता था, पर अब ये फॉर्मूला मुझे लगता है बेस्ट है। तो SO2 में हम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले। सल्फर से कितने ऑक्सीजन एटम अटैच है। सल्फर से जो ऑक्सीजन एटम अटैच है वो 2 है। किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं, हमने प्लस लगा लिया। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो हमने क्या किया 2 ऑक्सीजन का चार्ज लगा दिया, कितना -4, और मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं। इसलिए देखो अब क्या हुआ कि इसमें इक्वल टू कितना आ गया, इसमें इक्वल टू आया 2 + 1। 2 + 1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल ऑर्बिटल की नंबर कितनी हो गई 3, और 3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं। SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सल्फर से 2 एटम अटैच हैं। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज 4 है, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखो भैया ये तो सिग्मा बॉन्ड को बताता है, और जो बाद वाली नंबर है ये हमेशा आपको बताएगी किसके बारे में, लॉन पेयर के बारे में, क्योंकि हमें लॉन पेयर से भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। अब देखना हाइब्रिडाइजेशन हमारे सामने, हमने अगर उस फॉर्मूले से 2 आ जाए, टोटल नंबर 2 आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp। और अगर 3 आ गया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp2। और पर अगर 3 में 3 सिग्मा और 0 लॉन पेयर हो तो उसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन अगर उसमें 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर हुए तो उसकी स्ट्रक्चर बी शेप्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर उससे 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर उसमें लॉन पेयर की नंबर 0 हुई तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। अगर 4 में 3 + 1 की कंडीशन आ गई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी।
जो मैंने येलो कलर से कर रखी है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन और 4 सिग्मा और एक लॉन पेयर हुआ तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगी। इसके कॉमन दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पेपर में येलो से जो हाईलाइट किए हुए हैं वही हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। अगर sp3d में 3+2 की कंडीशन हो, मतलब 3 सिग्मा 2 लॉन पेयर, तो फिक्स शेप होगी टी। और इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ClF3। ये भारत के हर एग्जाम में आ चुका है। अब 2+3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर कौन सी, लीनियर। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉमन एग्जाम्पल Xenon F2। अगर सम टोटल सम 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। इसकी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल एंगल 90 डिग्री और एग्जाम्पल है SF6। ये 11th क्लास में ज्यादा पूछा जाता है। अगर इसमें 5 सिग्मा और एक लॉन पेयर हुए तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी और इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, Xenon OF4। Xenon F4। अब अगर 4+2 हुए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और इसका कॉमन एग्जाम्पल Xenon F4 होगा। अब आते हैं 7 में। 7+0 पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के 5 और 90 डिग्री के 2 होते हैं और कॉमन एग्जाम्पल IF7 होते हैं। आप कहीं पढ़ो, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको यही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर 7 में 6+1 की कंडीशन आ गई तो फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो मैं आपके सामने सारी एक बार फिर से, और ये कम से कम इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर हालत में याद होनी ही चाहिए। आप चाहें तो इन सबको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये मान लिया है कि आप लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लिया है। अब हम इनकी हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखते हैं फिर से SO2। SO2 में हमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सल्फर के सराउंडिंग एटम कितने हैं, सल्फर के सराउंडिंग एटम कितने, 2, 2 ऑक्सीजन अटैच है। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -4। और मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। हमने सॉल्व किया, इसमें 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर आ गया और 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर अगर sp2 में हो तो इसकी स्ट्रक्चर V शेप्ड हो, जो हमने याद कर। नेक्स्ट देखते हैं PCl5। PCl5 में किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, किसकी, फास्फोरस की। फास्फोरस पे वैलेंस, फास्फोरस से सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5। फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। फास्फोरस से जो एटम अटैच है उनके ऊपर चार्ज कितना है, -5। और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो 5 सिग्मा और 0 लॉन पेयर है तो टोटल सम 5 आया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गई और इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये चारों ही SO3 बिल्कुल नॉर्मल है, वही न्यूट्रल के केस है। अब हम आते हैं ClF3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने कभी जीवन में केमिस्ट्री पढ़ी हो और ClF3 का क्वेश्चन उसके पेपर में नहीं आया। ClF3 में हमें Cl की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। इसके सराउंडिंग एटम कितने, इसके सराउंडिंग एटम 3 फ्लोरीन है। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 3 फ्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -3।
मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं, हमने सॉल्व किया। 3 + 2 = 5, मतलब 3 सिग्मा और 2 लॉन पेयर। तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी? इस पे स्ट्रक्चर होगी टी शेप्ड, जो हमको लर्न रखनी पड़ेगी। और 11th में ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने को आती है, उसमें डायरेक्ट पूछते हैं ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करो, जो हमको याद करनी पड़ती है। हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ज़ीनॉन F6 में। ज़ीनॉन F6 में हमें निकालनी है किसकी हाइब्रिडाइजेशन? ज़ीनॉन F6 में हमें निकालनी है ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन। ज़ीनॉन से सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हैं? 6। ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 6 फ्लोरीन पर चार्ज कितना होगा? -6। सबको सॉल्व किया, इसके अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक लॉन पेयर। अगर एक सिग्मा, 6 सिग्मा और एक लॉन पेयर हो तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है कौन सी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो हमने लर्न कर ली है। लर्न कर ली है तो हम वहां पर जाकर इसको लिख देंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखते हैं नेगेटिव आयंस की हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सल्फर के सराउंडिंग एटम 4 है। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है। 4 ऑक्सीजन पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -8, क्योंकि यहां पर सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज कितना है? 2, इसलिए हम यहां पर चार्ज कितना कर देंगे? +2। हमने दोनों को सॉल्व किया, 4 + 0 आ गई। लॉन पेयर है नहीं, इसलिए इसकी नॉर्मल ज्योमेट्री होगी, जिसको हम टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट फॉस्फेट में हम देखते हैं, देखो फास्फोरस के सराउंडिंग एटम कितने हैं? फास्फोरस के सराउंडिंग एटम 4 है। फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5। 4 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज 8, क्योंकि आप -3 चार्ज है, इसलिए हमने यहां पर कितना प्लस लगा दिया? +3। हमने फिर से सॉल्व किया, 4 + 0 आ गया। 4 + 0 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर फिर से क्या हो जाएगी? टेट्राइड। अब हम देखते हैं ज़ीनॉन O3 की हाइब्रिडाइजेशन। ज़ीनॉन O3 में हमको ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ज़ीनॉन के सराउंडिंग एटम कितने? 3। ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। 3 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कितना होगा? -6। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो 3 + 1, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर इक्वल टू 4। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई? sp3 कैसे गिनी? एक s और 3 p मिलकर 4 हो गई। और जब sp3 में एक लॉन पेयर हो तो स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ज़ीनॉन। इसमें फिर हमको ज़ीनॉन की निकालनी है। ज़ीनॉन से सराउंडिंग एटम 5 है। यहां पर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, देख सकते हैं 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फिर से 8 ही होंगे, क्योंकि ये 8th ग्रुप का एलिमेंट है। 1 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और 4 फ्लोरीन पर कितना चार्ज? -4। टोटल चार्ज कितना हो गया? -6। सॉल्व किया, 5 सिग्मा 1 लॉन पेयर। 5 सिग्मा और 1 लॉन पेयर पर हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी कौन सी? sp3d2। sp3d2। और स्ट्रक्चर इसकी हमने याद कर रखी है, स्क्वायर पिरामिडल। आपको भी याद करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन। हमें इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन से सराउंडिंग एटम 4 जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और 4 हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होगा? 4।
चार्ज चाहे माइनस हो एटम पर चाहे प्लस हो, हमेशा ही माइनस करेंगे। और मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज था, इसलिए हमने उसको वहां पर -1 कर दिया। 2 से डिवाइड किया, 4 + 0 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर फिक्स होती है टेट्राहीड्रल। देखो किसी को डाउट? हम आगे चलते हैं। MnO4 नेगेटिव, जिसको हम परमैंगनेट आयन कहते हैं। परमैंगनेट में हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैलकुलेट करेंगे? हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे Mn की। Mn से सराउंडिंग एटम 4 है। Mn के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, क्योंकि ये 7th ग्रुप का मेंबर है। 7th ग्रुप का मेंबर इसलिए है क्योंकि इसके D में 5 और S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन पर चार्ज 8 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इस पर +1 जोड़ देंगे। टोटल सम 4 आ गया। टोटल सम 4 आ जाए तो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, पर बड़े एग्जामों में इसको D3 भी कहते हैं। D3 क्यों कहते हैं? क्योंकि 3D की एनर्जी मतलब Mn में D पहले आता है, इसलिए D को यूज कर लेते हैं। और जब D को यूज करते हैं तो जितने P लिखते हैं उस P को हटाकर D लगा देते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे पॉलीमर की। ये दूसरा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन पॉलीमर के हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है, ये ट्रिक है। और इसके एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, फुलेरिन और बोरिक एसिड। इन तीनों की ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखने के दो तरीके, एक तरीका टेक्निकल और दूसरा ढक्कन तरीका। ढक्कन तरीके में पॉलीमर, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, जिसमें भी मर लगा हो सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसको हम डाइबोरेन कहते हैं। तो डाइबोरेन डाइमर है बोरॉन का, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और टेक्निकली देखें तो बोरॉन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Al2Cl6 और ये डायमेरिक फॉर्म में मिलता है। डायमेरिक फॉर्म में मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और अगर हम टेक्निकल तरीके से देखें तो एल्यूमिनियम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। और इस एल्यूमिनियम ने भी कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। आगे हम देखते हैं फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है P4, और ये टेट्रामर फॉर्म में होता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, क्योंकि सारे डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, ऑक्टामर, पॉलीमर। और टेक्निकली देखें तो देखो इस टॉप वाले फास्फोरस के देखते हैं। इस फास्फोरस ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बचे कितने 2, तो 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर होने की वजह से ये फॉस्फीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सल्फर का है। सल्फर की स्ट्रक्चर S8 होती है, मतलब ये ऑक्टामर बनाता है। और ऑक्टामर में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अगर आपको कुछ नहीं आता और टेक्निकली देखें तो हमने क्या किया, इस सल्फर को सिलेक्ट किया। इस सल्फर को सिलेक्ट किया तो देखो इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्यों होगी? इस सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और सल्फर के पास में 2 लॉन पेयर हैं,
दो सिग्मा बॉन्ड और दो लॉन पेयर की वजह से इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। अब हम आते हैं SiO2 में। SiO2 जो है हमारा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो निकलेगी ही नहीं। लेकिन अगर हम ये पता हो कि SiO2 पॉलीमर फॉर्म में मिलता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ओके, अब हम देखते हैं ये 11th क्लास की प्रॉब्लम है कि क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क पड़ता है। जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लॉन पेयर लेता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़ जाती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़ जाती है। यहाँ पर अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और bf3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेकिन जब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो बोरॉन के पास देखो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसलिए बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बढ़कर sp3 हो गई। ये 11th एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, जेई के एग्जाम में आ चुकी है। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी अगर किसी में एक पाई बॉन्ड है तो sp2 और दो पाई बॉन्ड है sp और 0 पाई बॉन्ड है, तो बताओ फर्स्ट एग्जाम्पल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि पाई बॉन्ड 0 है। सेकेंड एग्जाम्पल एथीन है, इसकी sp2। थर्ड एग्जाम्पल एल्काइंस है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp। अब आ जाते हैं इस एल्काइल क्लोराइड में इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। और कोई पूछ ले Cl की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो भी sp3 क्यों, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब आते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है और दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। अब आते हैं ईथर में। ईथर में इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है और दोनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी होगी, sp3 क्यों, पाई बॉन्ड नहीं। अब आते हैं कीटोन में। कीटोन में ये सेंटर वाला कार्बोनिल वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड है। O की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 क्यों, पाई बॉन्ड है। दोनों मिथाइल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, पाई sp3 क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। अब आते हैं एसिड की तरफ। एसिड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 क्योंकि पाई बॉन्ड है। इस OH की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। इस CH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। अब चलते हैं एलीन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एलीन में देखो ये जो बाहर वाला CH2 है इसने सिर्फ एक पाई बॉन्ड बना रखा, तो इस बाहर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इस बाहर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्या, sp2। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। और बीच वाले की हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा, बीच वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दो पाई बॉन्ड दोनों तरफ एक एक बना रहा है। अब आया लास्ट टू एग्जाम्पल में देखेंगे ब्यूटाडाइन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाता है, इसकी sp2 क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाता है, इसकी sp2 क्योंकि सिर्फ ये पाई बॉन्ड है और इसकी भी sp2। अब आते हैं बेंजीन में या टोलोइन में CH3 की हाइब्रिडेशन क्या, sp3 क्यों, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है
और बेंजीन के सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो हमने आज 3 टाइप के कंपाउंडों की हाइब्रिडाइजेशन देखी है। एक क्लास टाइप और बचता है जिसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, जो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे।